बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो कैपेसिटर है वो हमने क्या रखा है कि चार्जेस को स्टोर करता है। अब चार्जेस असल में वही इलेक्ट्रॉन है, वही करंट है जो उस सर्किट के अंदर फ्लो करता है और उस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वो स्टोर कर लिया जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो असल में एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो असल में क्या है कि एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस है। कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद है कि जो चार्जेस हैं प्लेट पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करते हैं। अब जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ होगी उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और जो माइनस पर होगी उस पर माइनस का चार्ज आएगा। अब जब ये करंट फ्लो करता है और कैपेसिटर की तरफ जाता है तो हर दफा जब ये चार्जेस इन प्लेट्स पर इंसर्ट किए जाते हैं या ये अपनी एनर्जी जब उन प्लेट पर इंसर्ट करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही इंसर्ट करते हैं। अब इन चार्जेस को जब अपनी एनर्जी यहाँ पर डिलीवर करनी हो तो उसके लिए ये वर्क पोजेस करते हैं। अब जैसे जैसे ये चार्जेस आते जाएंगे तो हर कोई अपने हिस्से का वर्क करेगा और अपनी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करता जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता जाएगा। जैसे जैसे चार्जेस मूव करेंगे हर आता हुआ चार्ज उसमें अपना वर्क करेगा और अपनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर कर देगा। तो जो कैपेसिटर है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो जो चार्ज है वो इन प्लेट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और ये चार्जेस वर्क करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी या अपने चार्ज को इन पर डिपॉजिट कर दे। जैसे जैसे हर एक चार्ज आएगा, ईच डिपॉजिटिंग चार्ज, हर वो चार्ज जो आता जाएगा तो वो अपनी एनर्जी यहाँ पर डिलीवर करेगा। तो उससे क्या होगा, हर एक चार्ज के आने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। जाहिर बात है जैसे जैसे चार्जेस आते जाएंगे तो हर एक चार्ज अपनी एनर्जी डिलीवर करता जाएगा तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। अब जब एक चार्ज आया तो उसके लिए कुछ वर्क हुआ तो उसने अपनी एनर्जी डिलीवर कर दी। जब वो डिलीवर कर देगा उसके बाद फिर वर्क डन होगा तो दूसरा चार्ज डिलीवर कर देगा। तो हर एक इंक्रीमेंट के लिए दोबारा हमें वर्क डन की जरूरत होती है। तो हम कंसीडर करते हैं कि इनिशियली जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, यदि उस पर कोई चार्ज नहीं था तो हम कह सकते हैं उसका जो इनिशियल पोटेंशियल था, लेट्स सपोज V1 का नाम देते हैं, तो वो 0 वोल्ट पर था। अब कुछ देर गुजरी, उस पर एक चार्ज गया, दूसरा गया, इस तरह चार्जेस जाते गए तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर जो उसका फाइनल है लेट्स सपोज V2 नाम दे दिया, तो वो हमारे पास V के इक्वल है कि इनिशियली वो कैपेसिटर अनचार्ज था तो उसका पोटेंशियल 0 था, 0 वोल्ट। फिर कुछ देर के बाद वो चार्ज हो गया तो हमने उसको नाम दे दिया कि अब उसका पोटेंशियल V वोल्ट है। अब अगर हम बात करें उसकी एवरेज पोटेंशियल की तो उसका जो एवरेज पोटेंशियल होगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों की एवरेज ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू V। तो ये उसका है एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम बात करें जैसे हमने क्या रखा है कि असल में जब वो यहाँ पर आकर स्टोर होगा तो इनका फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अब हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उसके लिए फार्मूला हमारे पास 1/2 QV। तो ये इसके लिए हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो ये पोजेस कर रहा होगा, जो ये स्टोर कर रहा होगा। अब अगर हम लोग लेट्स सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, हम इसको इरेज कर देते हैं और इस सबको स्टार्ट पर लिख लेते हैं कि
कि जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 1/2 वोल्ट इक्वेशन 1, और इसके बाद हमने बात की है कि जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 क्यू वी है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर हम लोग इसमें Q की बात करें तो Q के लिए हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर के केस में जो Q है वो हमारे पास CV के बराबर है। तो अब अगर हम लोग इस Q की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2, तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो बन जाएगी 1/2 Q की जगह आ जाएगा CV इंटू V, तो ये बन जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। अब ये है इक्वेशन 3, तो ये है उस एनर्जी की इक्वेशन। अब ये हमने इक्वेशन निकाली, फाइनलाइज्ड एनर्जी की इक्वेशन है जो हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर की, तो जैसे हमने क्या रखा है कि कैपेसिटर में चार्जेस आ रहे थे 1/1 जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किए जा रहे थे। अब अगर हम बात करें कि जब इसके एक साइड पर प्लस है दूसरी साइड पर माइनस के चार्जेस है, तो असल में तो इसके दरमियान फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो इस फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है। अब अगर हम इसी कंसेप्ट को लेकर चले कि एनर्जी जो है वो इन फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, तो उस सूरत में जो हमारे पास वोल्टेजेस होंगे या पोटेंशियल होगा तो वो हमारे पास बन जाएगा ED के इक्वल। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है। तो अब जब हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो V है वो हमारे पास ED के बराबर है। और पिछले टॉपिक्स में जब हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी तो उसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला निकाला था कि जो C है वो हमारे पास A एप्सिलॉन R बाय D के बराबर था, कि एप्सिलॉन R उसकी वो रिलेटिव परमिटिविटी थी जो उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा रही थी। अब ये कंसीडर हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास हम उसके लिए कंसेप्ट कंसीडर करते हैं कि वो उस फील्ड के अंदर एनर्जी को ही स्टोर कर रहा है। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन पर गौर करें तो अब हमारे पास C की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास V की वैल्यू भी आ गई है। अब उन दोनों वैल्यूज को, इक्वेशन A और B को इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग इक्वेशन A एंड B इन इक्वेशन 3। क्या इन दोनों को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे? तो अब देखते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी जो एनर्जी है वो हो जाएगी 1/2 और C, तो C की वैल्यू हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D और इनटू V का स्क्वायर। अब V से क्या मुराद है? ED, तो इसका स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये जो स्क्वायर है अलग अलग का हो जाएगा। अब ये बटा D है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये एक D कट जाएगा और सिंपली एक D रह जाएगा। अब हम उसको ये करते हैं, ये हो जाएगा 1/2। अब ये कर रहे हैं तो इसके इधर ले आते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और यहाँ पर हो जाएगा A इंटू यहाँ पर रहेगा था D, तो A इंटू D यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो इसके हम लोग इस साइड पर ले आए, बाकी हिस्सा वैसे ही आ गया, यहाँ पर आ गया A इंटू D। अब हमारे पास जो ये पार्ट है A इंटू D, तो ये असल में उन प्लेट्स का वॉल्यूम है, ये उन प्लेट्स का वॉल्यूम है।
तो AD से मुराद उन प्लेट्स का वॉल्यूम है और ये उनकी स्टोर्ड एनर्जी है। अब अगर हम लोग अपनी इस इक्वेशन से, लेट्स सपोज इसका नाम है कि इक्वेशन 4 से एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना चाहें, तो एनर्जी डेंसिटी जो है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी वो है हमारे पास एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो ये इसके इक्वल है। तो अगर हम इस एनर्जी के लिए एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना चाहें, इसकी डेंसिटी फाइंड करना चाहें, तो सिंपली क्या होगा कि इसकी एनर्जी पर इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। अब ये है हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, और जब इसके बटन में इसका वॉल्यूम लगेगा तो ये वॉल्यूम है, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो ये है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, कि अगर हम लोग उसकी एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए ये है इक्वेशन 5। तो अगर हम लोग सिर्फ इन इक्वेशन को ही समराइज कर लें, तो हमने कंसीडर किया था कि इनिशियली जो हमारे पास कैपेसिटर है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। कुछ देर के बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, तो हमने उसके लिए एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, जो सिंपली उन दोनों का एवरेज था, तो 1/2 V के इक्वल आ गया। इसके बाद हम लोगों ने उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब जब हमने इसको सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व किया तो इसमें Q अननोन था, Q की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है उसके फार्मूला से कि वो CV के इक्वल होता है, तो हमने इसकी ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन आ गई एनर्जी की, कि एनर्जी हमारे पास इक्वल हो गई 1/2 CV स्क्वायर के। अब इसमें C और V के हमारे पास अननोन थे, तो इसके लिए हमने ये बात की कि जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है वो असल में उसकी फील्ड है जिसके दरमियान वो स्टोर हो रही है। तो फील्ड के लिए हमने उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कैपेसिटेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इनके फार्मूलाज को ऑब्जर्व किया, और ये C और V के दोनों फार्मूला हमने इसके अंदर पुट कर दिए। जब पुट किए तो ये फाइनलाइज्ड इक्वेशन 4 हमारे पास बनी। इसको रीअरेंज किया तो असल में ये AD उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमारे पास एनर्जी की फाइनलाइज्ड इक्वेशन थी। इसके बाद अगर एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम लोग सिंपली एनर्जी पर उसका वॉल्यूम डिवाइड कर दिया करते हैं। तो जब इस पर वॉल्यूम डिवाइड किया तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की फाइनलाइज्ड इक्वेशन है। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर किसी को भी कोई इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।